हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एक प्रॉब्लम जो कि डिफरेंट डिफरेंट कर्व के ऊपर इंटीग्रेट होगा, तो आंसर डिफरेंट आएगा। ओके, यूजिंग Cauchy's इंटीग्रल फार्मूला एंड एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ Cauchy's इंटीग्रल फार्मूला फॉर मल्टीपली कनेक्टेड रीजन्स। ओके, सो हमारे पास ये है। तो लेट सबसे पहले मान लेते हैं लेट इंटीग्रेशन सी एफ पी जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर प्लस 1 जेड स्क्वायर माइनस 1 डी जेड। ये हमने मान लिया कि हमारे पास ये है। सो दैट मीन्स एफ जेड विल बी, एफ जेड आपके पास आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 1 अपान जेड स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो इतना आ जाएगा। सो अगर हम एफ जेड को देखें, सो एफ जेड जो है इनफाइनाइट हो जाएगा, या एफ जेड इज नॉट एनालिटिक, एट जेड स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जब भी डिनोमिनेटर आपका 0 हो जाएगा तो एफ जेड जो है वो एनालिटिक नहीं रहेगा। ओके, सो इसका मतलब आ गया जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या ये आ जाएगा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1। दैट मीन्स जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, है ना। क्यों? क्योंकि आपके पास ये प्लस माइनस अंडर रूट 1 की वैल्यू होती है 1, सो दैट इज इतना आ जाएगा। तो इसका मतलब z बराबर प्लस 1 और z बराबर माइनस 1 पे एफ जेड जो है एनालिटिक नहीं है। ओके, तो इसका मतलब एफ जेड जो है, यानी ये जो फंक्शन है ये एनालिटिक नहीं होगा एट जेड इज इक्वल टू प्लस 1 एंड माइनस 1। सो एट जेड इज इक्वल टू प्लस 1 एंड जेड इज इक्वल टू माइनस 1, एफ जेड इज नॉट एनालिटिक। ओके, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक कर्व लेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर इस कर्व के लिए भी सॉल्व करेंगे। इस कर्व के लिए आप लोग सॉल्व करना कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, और यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। सो लेट्स टेक द कर्व फर्स्ट। आपके पास है यहाँ पे, सॉरी, सो आपके पास यहाँ पे कर्व है मॉड जेड इज इक्वल टू 3/2, मॉड जेड इज इक्वल टू 3/2। तो जेड हम क्या लेते हैं, एक्स प्लस आई वाई एज यूजल, और ये हो गया 3/2। ओके, और इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू है तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2, और अंडर रूट हटाओगे तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 का स्क्वायर। कंपेयर कर दोगे स्टैंडर्ड सर्किल का इक्वेशन जो होता है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो ये एक सर्किल का इक्वेशन है जिसका सेंटर एच कामा के है और रेडियस ए है। तो सेंटर आपके पास हो जाएगा, ये जो कर्व दिया हुआ है ये आ जाएगा 0 0। क्यों? क्योंकि इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो सेंटर इतना हो गया। रेडियस कितना हो जाएगा, मॉड जेड इज इक्वल टू 3/2 का रेडियस हो जाएगा जस्ट 3/2। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा सेंटर एंड रेडियस। सो लेट्स ड्रा दिस कर्व मॉड जेड इज इक्वल टू 3/2। तो ये आपके पास आ गया एक्स एक्सिस, और ये आपके पास आ गया वाई एक्सिस। ओके, so this is your positive x-axis, negative x-axis, positive y-axis and negative y-axis। ओके, अब इसके बाद फिर हमारे पास है कि लेट्स ड्रॉ दिस सर्किल सेंटर 0 0। सो सेंटर 0 0 है, और मान लेते हैं ये 3/2 पे रेडियस है। तो रेडियस 3/2 का मतलब यहाँ से 3/2 पे रेडियस होगा, यहाँ से 3/2, यहाँ से 3/2। तो सपोज दिस इज 1 एंड दिस विल बी योर हाफ। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस हो गई 3/2। सिमिलरली यहाँ 1, यहाँ 3/2, और फिर इधर 1 और इधर 3/2, फिर इधर 1 और इधर 3/2, है ना। सो लेट्स ड्रॉ दिस सर्किल। सो ये आपके पास आ जाएगा। ओके, एंड देन यू हैव राइट, सो दिस इज योर सर्किल, है ना। तो हमारे पास कर्व मॉड जेड इज इक्वल टू 3/2 इतना गया। इसके बाद हमारे पास है सिंगुलर पॉइंट जेड इज इक्वल टू +1 एंड जेड इज इक्वल टू -1। तो उसको अगर हम अर्गान डायग्राम पे प्लॉट करें, मतलब इस तरीके से ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करें, तो कैसे होगा, z इज इक्वल टू +1, z इज इक्वल टू +1 को अगर हम देखेंगे, सो इसको हम लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू +1 को लिख सकते हैं हम लोग। सो दिस इज नथिंग बट, इसको लिख सकते हैं 1 + 0, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू आई।
तो कंपेयर अगर कर देंगे x प्लस आई वाई से, तो x बराबर हो गया 1, y बराबर हो गया 0. दैट मीन्स यू हैव पॉइंट एक्स वाई एज 1, 0. Okay, so where is 1, 0 lies? Where is 1, 0? So 1, 0 आपके पास हो जाएगा, x पे 1 कट करे, y पे 0, तो इसका मतलब है ये पॉइंट हो जाएगा 1, 0. ओके, सो दिस पॉइंट इज योर z इज इक्वल टू 1. तो z इज इक्वल टू 1 को हमने प्लॉट कर लिया. फिर हमें प्लॉट करना पड़ेगा z इज इक्वल टू -1. तो सिमिलरली वी कैन राइट इट एज -1 प्लस 0 इंटू आई. तो कंपेयर करेंगे, सो x कामा y की वैल्यू आ जाएगी -1, 0. सो वेयर इज -1, 0? तो -1, 0 x पे -1 कट करें, y पे 0, ये हो जाएगा आपके पास z इज इक्वल टू -1. ओके, दिस विल बी योर z इज इक्वल टू -1. तो हमारे पास दो पॉइंट हो गए जहाँ पे एक कर्व एक है, इस कर्व के ऊपर आपको इंटीग्रेशन करना है इसका. तो दो पॉइंट हमारे पास हो गए जहाँ पे आपके पास ये जो फंक्शन है ये इंटीग्रेबल डिफरेंशिएबल नहीं है या एनालिटिक नहीं है. कौन सा पॉइंट है? एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है. अब इसको हमने सर्कल बना दिया यहाँ पे. एंड लेट्स टेक द फर्स्ट सर्कल इज C1 एंड सेकेंड सर्कल इज C2. ओके, तो हम लोग यूज करेंगे एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ कूशी इंटीग्रल फार्मूला. सो एक्सटेंडेड कूशीज इंटीग्रल फार्मूला जो हो जाएगा आपके पास, ये क्या कहता है कि सपोज आपके पास कोई एक कर्व है, ये कर्व है लेट्स से C, और ये सिंपली कनेक्टेड कर्व है लेकिन इसके अंदर होल्स हैं. तो मान लो एक होल्स ये है C1, एक होल्स आपके पास है C2. तो अगर आप किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना चाहते हो C के ऊपर, तो ये सिंपली हो जाएगा C1 के ऊपर इंटीग्रेशन, मतलब इनसाइड जो होल है C1, और C2 सेकेंड होल है C2 FZ DZ, और होल होगा तो सब ऐड होता चला जाएगा. ओके, इतने के बराबर हो जाएगा. दैट मीन्स वी कैन राइट फॉर आवर प्रॉब्लम आल्सो, हमारे भी प्रॉब्लम में भी तो ऐसा ही है. एक बड़ा सा कर्व है, उसके अंदर दो होल्स है, एक C1 पे, एक C1 है, एक C2 है. तो वी कैन राइट इट एज C1, और FZ की वैल्यू आपके पास है. सो FZ है आपके पास z स्क्वायर प्लस 1, z स्क्वायर प्लस 1 अपॉन z स्क्वायर -1 dz, और फिर आपके पास है C2 z स्क्वायर प्लस 1 अपॉन z स्क्वायर -1 d. ओके, तो अगर हम इसको यहाँ पे z स्क्वायर -1 का फैक्टर करें तो क्या होगा? z स्क्वायर -1, इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर. तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी एंड एक ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी एंड a प्लस बी. सो ये आ जाएगा इसका फैक्टर. सो वी कैन राइट इट एज c z स्क्वायर प्लस 1, और ये हो जाएगा z -1 एक ब्रैकेट में और z प्लस 1 dz, और इसका इंटीग्रेशन हो रहा है C1 पे. फिर आपके पास है C2, और ये हो गया z स्क्वायर प्लस 1, इसका भी फैक्टर हम लोग लिख देंगे z -1 एंड z प्लस 1 dz. ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? वी विल यूज कूशी इंटीग्रल फार्मूला. सो कूशी इंटीग्रल फार्मूला क्या है? सो यू हैव कूशी इंटीग्रल फार्मूला, और वो फार्मूला क्या कहता है कि सपोज आपके पास कोई एक कर्व है, ये कर्व है C, और मान लेते हैं हमारे पास GZ जो है वो एनालिटिक है पूरे कर्व पे और कर्व के अंदर. ठीक है, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है Z इज इक्वल टू B, तो GZ आपका एनालिटिक होगा Z इज इक्वल टू B पे पूरे कर्व पे. लेकिन अगर हम यहाँ पे डिवाइड करना है Z माइनस B से, तो क्या होगा? जैसे ही आप Z बराबर B देखोगे, ये आपका 0 हो जाएगा, यानी Z बराबर B पॉइंट पे ये फंक्शन हो जाएगा इनफाइनाइट. दिस फंक्शन विल बी इनफाइनाइट एट Z इज इक्वल टू B. ओके, सो एट GZ तो आपका एनालिटिक है सभी जगह पे, लेकिन Z माइनस B यानी GZ अपॉन Z माइनस B, GZ अपॉन Z माइनस B इज नॉट एनालिटिक एट Z इज इक्वल टू B, और इसके अलावा सभी जगह पे एनालिटिक होगा. सो दिस इज एनालिटिक everywhere over the curve and inside the curve except z is equal to b. z is equal to b को छोड़ करके सभी जगह पे एनालिटिक है. तो अगर ऐसा केस है तो हमारे पास कूशी इंटीग्रल फार्मूला होता है
जी जेड अपान जेड माइनस बी डी जेड, ये हो जाएगा जस्ट 2 पाई आई वैल्यू ऑफ जी एट बी, वैल्यू ऑफ जी एट बी आ जाएगा। ओके, सो इस तरीके से आ जाएगा। तो अगर हम अपने प्रॉब्लम के लिए करें तो हमारे पास एक C1 है, ये है जेड स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा जेड माइनस 1 जेड प्लस 1 एंड डी जेड। सो लेट्स जूम द कर्व C1। तो ये मान लो C1 है आपके पास, C1 पे आपके पास क्या है यहाँ पे, सो C1 के अंदर जो पॉइंट है, C1 के अंदर पॉइंट है z इज इक्वल टू 1, तो C1 ये है, यहाँ पे जो पॉइंट है z इज इक्वल टू 1 पॉइंट। ओके, तो अब यहाँ पे आपको gz चूज करना है और b चूज करना है। तो कैसे चूज करोगे, तो सबसे पहले जो भी आपका जीरो हो जा रहा है z इज इक्वल टू 1 पे, वो कौन सा टर्म है, ये वाला टर्म तो जीरो नहीं होगा, ये वाला टर्म जीरो होगा। दैट मीन्स वी कैन राइट इट एज सी जेड स्क्वायर प्लस 1 अपान जेड प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई ये आपका जी जेड हो गया, डिवाइडेड बाई जेड माइनस 1 डी जेड, है ना। तो ये हो गया जेड माइनस बी वाला टर्म, दैट इज जेड माइनस 1, और ये जी जेड हो गया आपका जेड स्क्वायर प्लस 1। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जस्ट 2 पाई आई जेड स्क्वायर प्लस 1 अपान जेड प्लस 1 वैल्यू एट बी। तो बी पॉइंट कौन सा है, जो इसके अंदर सिंगुलर है, दैट इज जेड इज इक्वल टू 1। ओके, सो रखोगे वैल्यू, सो दिस इज 2 पाई आई, यहाँ रखोगे ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1, तो दिस इज सिंपली 2 पाई आई के बराबर हो जाएगा। तो पहला इंटीग्रेशन हमने कैलकुलेट कर लिया, इतना आ जाएगा। दूसरा इंटीग्रेशन अगर करें तो दूसरा इंटीग्रेशन हो जाएगा C2 के ऊपर जेड स्क्वायर प्लस 1 अपान जेड माइनस 1 एंड जेड प्लस 1, देन यू हैव dz, है ना। C2 को अगर जूम करोगे तो ये हो गया C2, और इसके अंदर जो पॉइंट है कौन सा पॉइंट है, एक बार चलते हैं, z इज इक्वल टू माइनस 1, सो z इज इक्वल टू माइनस 1 पॉइंट। ओके, तो इसको भी हम लोग लिखेंगे, तो z इज इक्वल टू माइनस 1 पे क्या ये जीरो हो रहा है, नहीं, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, यहाँ रखोगे माइनस 1 प्लस 1 जीरो, इसका मतलब ये जीरो हो रहा है, तो हम लोग इसको लिख लेंगे जेड स्क्वायर प्लस 1 अपान जेड माइनस 1, तो ये पूरा आपका एनालिटिक हो गया, और ये जो फंक्शन है जेड प्लस 1, इसकी वजह से ये जीरो हो जा रहा है, राइट, जेड इज इक्वल टू माइनस 1। तो फिर से इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 पाई आई वैल्यू ऑफ जेड स्क्वायर प्लस 1 अपान जेड माइनस 1 एट जेड इज इक्वल टू माइनस 1। सब्सटीट्यूट द वैल्यू, यू विल गेट 2 पाई आई, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, तो दिस इज माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपान माइनस 1 है ना, एक ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पे, सो दिस इज 2 पाई आई, और ये हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 1, सो दिस इज माइनस 2 कैंसिल, सो दिस विल बी माइनस 2 पाई आई। ओके, तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ गई है, कितनी आ गई है, माइनस 2 पाई आई। ओके, और अगर हम ये वैल्यू उठा करके रख दें, सो इसलिए सी एफ जेड डी जेड विल बी, एक की वैल्यू आई थी 2 पाई आई, सो इसकी वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया 2 पाई आई, इसकी वैल्यू आ रही है माइनस 2 पाई आई, तो सब्सटीट्यूट द वैल्यू एंड यू विल गेट द रिजल्ट 2 पाई आई माइनस 2 पाई आई, एंड द रिजल्ट विल बी 0। ओके, सो अगर आप पहले कर्व के लिए निकालोगे, सेम ही इंटीग्रेशन है, उसकी वैल्यू आ रही है 0। लेट्स कैलकुलेट फॉर द सेकेंड कर्व। सेकेंड कर्व आपके पास है मॉड जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ओके, सो लेट्स सब्सटीट्यूट द वैल्यू जेड, आपके पास है x प्लस आई वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 1, और फिर इसको आप लिख सकते हो, रियल पार्ट एक साथ लिख लो, x माइनस 1 प्लस आई वाई इज इक्वल टू 1। तो इसको अगर आप लिखोगे, सो रियल पार्ट का स्क्वायर, है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू है तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ये होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, और इज इक्वल टू 1, सो दिस विल बिकम x माइनस 1 का होल स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, वाई स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो जाएगा। सो कंपेयर इट विथ x माइनस एच का होल स्क्वायर, सर्कल का जो इक्वेशन होता है क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। सो सेंटर आपके पास आ जाता है h कामा k, और ये जो सर्कल है इसका, ये स्टैंडर्ड सर्कल का इक्वेशन है, इसका सेंटर कितना है, h कामा k। तो कंपेयर करोगे, यहाँ पे हो गया h बराबर 1, और इसको लिख सकते हैं y माइनस 0 का होल स्क्वायर, दैट इज 0।
रेडियस कितना होगा, रेडियस आपके पास आ जाएगा इसका रेडियस a का स्क्वायर, तो यहाँ 1 का स्क्वायर है दैट इज 1, ये हो जाएगा आपके पास रेडियस। तो लेट्स ड्रॉ दिस कर्व। सो सपोज दिस इज x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस, okay, this is your x axis, this is x dash axis, negative x axis, this is y and this is y dash। तो x axis रियल एक्सिस होती है, y axis इमेजिनरी एक्सिस होती है। तो आपके पास पॉइंट क्या है, यहाँ पे सेंटर है 1,0। सो 1,0 कहाँ पे आएगा, मतलब कि x पे 1 कट करे, सो दिस इज योर, लेट्स से दिस इज 1 यूनिट, सो ये हो गया 1,0 राइट। सो दिस पॉइंट इज योर 1,0 ओके। और फिर आपके पास थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं हम लोग, यहाँ पे ले लेते हैं 1,0, इतना 1 यूनिट है ओके। तो दिस पॉइंट इज योर 1,0 और इसका रेडियस कितना है सर्कल का, सर्कल का सेंटर तो हमने लिख लिया है, रेडियस है 1, मतलब यहाँ से 1 जाइए आगे, फिर यहाँ से 1 जाएंगे तो ऑब्वियसली आपका ओरिजिन मिलेगा। फिर सर्कल ड्रॉ कर दो, ये सर्कल हो गया आपके पास ओके। सो ओके, सो इसको हम लोग सर्कल थोड़ा ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ ही नहीं हो पा रहा है ओके। सो लेट्स ड्रॉ इट स्टेप वाइज। सो या अप्रॉक्सीमेटली करेक्ट, ये आपके पास हो गया सेंटर 1 0 1, रेडियस इधर 1, रेडियस इधर 1, रेडियस इधर 1, रेडियस इधर ओके। तो ये आ गया। अब इसमें हमारे पास सिंगुलर पॉइंट z इज इक्वल टू +1 कहाँ लाई करेगा, सो z इज इक्वल टू +1 हमने पॉइंट निकाला था, ये आया था आपके पास +1, 1,0 है, -1, -1,0 है, तो ये हो जाएगा 1,0, तो इसका मतलब 1,0 तो यही पॉइंट होगा। सो दिस इज योर z इज इक्वल टू +1, और एक है -1,0, तो -1,0 इधर आएगा है ना, x एक्सिस से -1 और ये इतना, सो दिस इज योर z इज इक्वल टू -1 ओके। तो इसका मतलब है कि आपके पास कर्व के अंदर केवल और केवल एक ही पॉइंट आ रहा है, वो है z इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास आ जाएगा, सो वी कैन राइट fz dz एज, अब यहाँ पे हमें एक्सटेंडेड फार्मूला यूज करने की ज़रूरत नहीं है ओके। सो ये आ जाएगा z² + 1 अपान z² - 1 dz, और ये हो जाएगा आपके पास ओवर कर्व C, इसको हम लोग लिख सकते हैं z² + 1, और ये आ जाएगा z - 1 z + 1, और ये हो गया dz ओके। फिर से हम लोग कोशी इंटीग्रल फार्मूला यूज करेंगे। सो कोशी इंटीग्रल फार्मूला क्या है ओके, तो हमारे पास जो कर्व है ये C कर्व है, तो इसके अंदर जो सिंगुलैरिटी है, यानी जिस पॉइंट पे आपका फंक्शन इनफाइनाइट हो जा रहा है, दैट इज योर z इज इक्वल टू 1 ओके। तो ये आपके पास है बेसिकली z इज इक्वल टू 1 ओके। सो अगर हम इसको लिखें या यहाँ पे ही देख लें, तो z इज इक्वल टू 1 अगर हम रखें तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, तो इसका मतलब है हम लोग लिख सकते हैं z² + 1 अपान, या इसको थोड़ा सा हम और बड़ा लिखते हैं, सो ये आ जाएगा आपके पास z² + 1 अपान z + 1, देन यू हैव z - 1, और ये हो गया dz ओके ओवर कंटूर C। तो अब ये आपके पास हो जाएगा कोशी इंटीग्रल फार्मूला से ये पूरा फंक्शन इस सिंगुलैरिटी पे क्या है आपका एनालिटिक है, लेकिन ये जो फंक्शन है ये इनफाइनाइट हो जा रहा है, दैट मीन्स वी कैन राइट इट एज 2πi fz, मतलब ये जो यहाँ पे जो वैल्यू है z² + 1 अपान z + 1 at z is equal to 1 okay। so let's write it as, so this is 2πi और z is equal to 1 रखोगे, so 1 + 1 अपान 1 + 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बेसिकली 2/2 कैंसिल, सो आंसर विल बी 2πi। तो इस तरीके से हमने एक ही प्रॉब्लम को दो डिफरेंट ग्राफ के लिए सॉल्व किया। या fz की वैल्यू आपके पास कितनी है, fz की वैल्यू है z² + 1 अपान z - 1, मतलब जो प्रॉब्लम में दिया हुआ है, सो z² + 1 अपान z² - 1 dz इज इक्वल टू 2πi ओके। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक ही प्रॉब्लम को, यानी एक ही फंक्शन को इंटीग्रेट किया दो डिफरेंट कर्व्स के ऊपर यूजिंग कोशी इंटीग्रल
फार्मूला एंड एक्सटेंडेड थ्योरम ऑफ कूशी इंटीग्रल फार्मूला। ओके, सो ये हमारे पास फंक्शन था, इसको हमने एक बार इस कर्व के ऊपर इंटीग्रेट किया और एक बार इस कर्व को यूज करते हुए इसको इंटीग्रेट किया। अब ये वाला आप लोग को करना है कि अगर मॉड z इज इक्वल टू हाफ कर्व है तो इस कर्व के लिए इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी।